अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 1 हम कवर कर चुके, चैप्टर 2 हम कवर कर चुके। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 3, जो हमारे आईकैप एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट चैप्टर है। ऑडिट के पेपर से और कोई चैप्टर टेस्ट हो ना हो, ये चैप्टर उसने हर पेपर में मस्ट टेस्ट करना होता है। कितना? कोई 10 to 15 मार्क्स के लिए। क्या आता है यहाँ से? सिनेरियो टेस्ट होता है, सम टाइम को थोड़ा बहुत रटा भी टेस्ट हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अदरवाइज यहाँ से 10 to 15 मार्क्स लाइक 11, 12, 13, 10, 14, 15 इतने मार्क्स के सिनेरियो छोटे छोटे यहाँ से अपीयर होते ही होते हैं। सो चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, मीन अंदर चैप्टर देखा जाए तो थोड़ा कम है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हम काफ़ी ज़्यादा करेंगे ताकि 10 to 15 मार्क्स जो हैं वो हम प्रॉपरली अचीव करके पेपर अपना सिक्योर कर सकें। सो क्या है चैप्टर 3 का नाम? प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। वर्ड एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या है? एथिक्स उर्दू में इसका मतलब क्या है? इखलाकियात। एथिक्स का मतलब क्या है? नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर, राइट रॉन्ग कंसीडर करना, ये सारी चीजें क्या है? एथिक्स। लेकिन हमारे लिए बीइंग अ प्रोफेशनल, एथिक्स का मतलब क्या है? बिहेवियर नहीं, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एथिक्स का मतलब क्या है? एक्सेप्टेबल बिहेवियर। बिहेवियर नहीं सिर्फ, क्या? एक्सेप्टेबल बिहेवियर। कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा बीइंग अ प्रोफेशनल बिहेवियर जो है वो क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल है तो एथिकली राइट है, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो एथिकली रॉन्ग है। और बीइंग अ प्रोफेशनल हमें ऑलवेज एथिकली राइट बिहेवियर शो करना है, रॉन्ग बिहेवियर शो नहीं करना। सो एथिक्स का मतलब क्या है? एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मीन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा बिहेवियर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल होना चाहिए मीन चलते हुए किसी को गाली नहीं देनी, किसी को थप्पड़ नहीं मारना, किसी को हिट नहीं करना, दे के सीटी नहीं बजानी। क्यों? एथिकली राइट बिहेवियर नहीं है। क्यों? एक्सेप्टेबल नहीं है तो राइट नहीं है, रॉन्ग बिहेवियर है। हमें बीइंग अ प्रोफेशनल ऐसी हरकतें अवॉइड करनी है। तो बिहेवियर क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल। नहीं चलते किसी को गाली नहीं देनी, थप्पड़ नहीं मारना, हिट नहीं करना। लेकिन दोस्तों में बैठे हुए हम क्या करते हैं? एक दूसरे को गाली भी दे लेते हैं, जाओ चवला, हिट भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है? थप्पड़ भी मार लेते हैं। तो बिहेवियर वही है, लेकिन रास्ते में चलते हुए वो एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए क्या है? एथिकली रॉन्ग है। दोस्तों में बैठे हुए सेम वही बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल है, इसलिए क्या है? एथिकली राइट है। दिस मीन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्या एथिकली राइट है, क्या एथिकली रॉन्ग है। हमें बीइंग अ प्रोफेशनल खुद से ये डिसाइड करना है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमारा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है तो एथिकली राइट है, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो एथिकली रॉन्ग है। और हमें राइट बिहेवियर शो करना है। हाँ, बीइंग अ प्रोफेशनल अगर हमें नहीं पता चल रहा क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो आईकैप ने क्या किए हैं? हमें कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स दे दिए कि अगर आप इन कोड्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? आपको राइट रॉन्ग में तमीज करने में हेल्प मिल जाएगी। मीन आपका बिहेवियर एथिकली राइट मीन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक होता है अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? जो अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू कोड्स, अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज, प्रोसीजर्स काम करेगा, जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, जिसका काम कभी भी गलत नहीं होगा, जो ऑलवेज राइट बिहेवियर शो करेगा। तो इसलिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की बजाय अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए आईकैप ने क्या किए हैं? कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स फॉलो कर लिए हैं कि अगर आप इनको फॉलो करोगे तो इससे आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा? एथिकली राइट मीन एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है? एक छोटा सा टॉपिक ये कोड्स ऑफ एथिक्स से रिलेटेड है कि कोड्स ऑफ एथिक्स क्या है, हमें ये लर्न करने हैं। हाँ, इनके ऊपर कुछ सिनेरियो भी अपीयर हो सकता है जहां से हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन से कोड्स ऑफ एथिक्स यहाँ पे कंप्लायंस या नॉन कंप्लायंस हो रही है। कोई 5 जो है वो कोड्स ऑफ एथिक्स हैं जिनको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का नाम भी दिया जाता है, जो हर आईकैप स्टूडेंट को, आईकैप मेंबर को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करने हैं। क्या है 5 कोड्स ऑफ एथिक्स? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो चलते हैं, पहले इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इनका मतलब क्या है, फिर इनको डिटेल बुक में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट हमें इनके अंदर मेमोराइज लर्न करने हैं। सो इंटेग्रिटी का मतलब क्या है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए।
एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सीधी बात करनी चाहिए, जो है सच्ची बात करनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, बातें घुमा फिरा के नहीं करनी चाहिए, किसी रॉन्ग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग स्टेटमेंट या रिपोर्ट प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मीन ऑलवेज ट्रू रिपोर्टिंग करनी चाहिए। सो ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, नॉट बीइंग इन्वॉल्व इन रॉन्ग रिपोर्टिंग, रॉन्ग इंफॉर्मेशन या रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम का ऑब्जेक्टिव है उसे उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। मीन ये कोड ऑफ एथिक्स मेनली बनाए किस लिए गए हैं? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के लिए, कि ऑडिटर को अपनी इंडिपेंडेंट कैसे मेंटेन रखनी है। हाँ, वो इंडिपेंडेंट से रिलेटेड कंपनीज एक्ट में भी कुछ प्रोविजंस थी जो हमने डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन में पढ़ा, मेनली इंडिपेंडेंट रहने के लिए। हाँ, कोड्स ऑफ एथिक्स में भी इंडिपेंडेंट कैसे मेंटेन रखनी है ये सारी कोड्स हमें बता रहे हैं। सो इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहता है कि आपका फोकस आपके काम के ऊपर होना चाहिए, आपके काम का ऑब्जेक्टिव फोकस होना चाहिए। आपका वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी प्रेशर नहीं होना चाहिए। किसी के प्रेशर में अगर आप काम करोगे तो फिर इंडिपेंडेंट काम नहीं करोगे। क्यों? उसकी मन मर्जी के अकॉर्डिंगली करोगे। जबकि हमें इंडिपेंडेंट रहना है तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है? और चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी प्रेशर और एनी पर्सन। कोई अपना पर्सनल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं आना चाहिए। मीन जो काम करने जा रहे हैं उसमें ना कोई अपना बेस्ट देखना है ना किसी का बेस्ट देखना है। जो ट्रू ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मैनर में ही काम करना है। मीन अगर हमारा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना, तो उस ओपिनियन देने में हमने ना तो कोई अपना बेस्ट देखना है ना किसी पार्टी का बेस्ट देखना है। हमने इंडिपेंडेंटली काम करते हुए बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है तो ट्रू एंड फेयर है, नहीं है तो नहीं है। हमारा वर्क जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए बाय प्रेशर ऑफ एनी पार्टी या कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपना कोई इंटरेस्ट भी उसमें नहीं होना चाहिए। कोई बायस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मन मर्जी नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड फेयर हमें रहना चाहिए। ये क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर क्या कहता है कि जो काम आप करने जा रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास कंपिटेंस मीन नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ना सिर्फ नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस अप टू डेट भी होना चाहिए। सिर्फ अटेन नहीं करना अपने नॉलेज एक्सपीरियंस, उसको मेंटेन भी करना है। मेंटेन मीन अगर स्टैंडर्ड में कोई नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं तो उनका नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। और जो काम करना है वो विद ड्यू केयर परफॉर्म करना है। ड्यू केयर मीन जैसे बीइंग अ क्लाइंट आप एक्सपेक्ट करते हो ये काम ऐसे होना चाहिए, वैसे आपको करके भी देना चाहिए। और अल्टीमेटली आप वो ड्यू केयर तभी परफॉर्म करोगे जब आपके पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस होगा और अप टू डेट होगा। नहीं है नॉलेज काम करने का तो ऐसा कोई काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो आप करने के काबिल नहीं हो। पहले ट्रेनिंग लो फिर वो काम करो। कॉन्फिडेंशियलिटी कि ड्यूरिंग ऑडिट हमें क्लाइंट के बिजनेस की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ बिजनेस सीक्रेट्स मिलते हैं, तो उनको हमें जो है वो किसी पर्पस के लिए, किसी अदर पार्टी के बेनिफिट के लिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, कि अपने किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए भी यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्लाइंट का हमारे ऊपर एक ट्रस्ट है कि अगर हमें वो रिकॉर्ड तक एक्सेस दे रहा है तो हम उस इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल को अपने तक रखेंगे। इसलिए हमें क्लाइंट का वो ट्रस्ट मेंटेन रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है। मीन क्लाइंट के बिजनेस सीक्रेट्स अपने किसी पर्सनल यूज में या किसी पार्टी के बेनिफिट के लिए डिस्क्लोज नहीं करने। क्योंकि अगर हम यूज करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे तो इससे क्लाइंट का हमारे ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट खत्म हो गया तो क्लाइंट कल को हमें रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दिया करेंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोवाइड नहीं किया करेंगे, हमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिला करेंगे, हम ओपिनियन देने के काबिल नहीं रहेंगे, जिससे हमारा प्रोफेशन ही इफेक्ट होगा। इसलिए हमें क्या करना है? कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है। मीन क्लाइंट की बातें अपने पेट में रखनी है। बेशक पेट में जितने भी मरोड़ उठ रहे हैं, लेकिन नहीं, वो बातें अपने तक रखनी है, बिला वजह उनको डिस्क्लोज यूज नहीं करना। सो इंटेग्रिटी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, रॉन्ग इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपका वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर पार्टी प्रेशर या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको कंपिटेंस अटेन मेंटेन करनी चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए नॉलेज आपका, कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना चाहिए। आपका बिहेवियर प्रोफेशनल होना चाहिए। बिहेवियर प्रोफेशनल का मतलब क्या है कि आपने जो भी काम करना है वो अकॉर्डिंग टू लॉ, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड करना है, अपनी मन मर्जियां, अपनी चवलें नहीं मारनी।
कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के ऊपर डिस्क्रेडिट आता हो। डिस्क्रेडिट मीन प्रोफेशन के ऊपर लोगों की उंगलियां उठती हो। इसलिए जो भी काम करना है अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड करना है, ताकि अगर कोई उंगली उठाए तो आप जस्टिफाई कर सको, देख भाई फलां स्टैंडर्ड फलां लॉ के अकॉर्डिंगली मैंने ये काम किया है, मीन आपका वर्क जस्टिफाइबल होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड वर्क परफॉर्म करना चाहिए। आपके प्रोफेशन के ऊपर आपकी वजह से डिस्क्रेडिट नहीं आना चाहिए। मीन प्रोफेशन की रिस्पेक्ट रेप्यूट जो है उसे आपने मेंटेन रखना है। क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लेवल है, तो दुनिया में उस लेवल को आपने मेंटेन रखना है। ऐसी हरकतें नहीं करनी कि लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशन जो है ये बदनाम हो। सो ये क्या है 5 कोड्स ऑफ एथिक्स जो हमें ना सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इनके बारे में कुछ 3-3 लाइनें हमें लिखनी भी आनी चाहिए। आइए बुक में पढ़ते हैं क्या है ये कोड्स ऑफ एथिक्स, क्या है इनकी डिटेल, ताकि हम इनकी लर्निंग की तरफ जा सकें। सो कोड्स ऑफ एथिक्स को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का नाम भी दिया जाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या कोड्स ऑफ एथिक्स क्या है? इंटेग्रिटी, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? ट्रूथफुलनेस के अकॉर्डिंगली फेयर होकर चीजों को डील करना। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए किसी भी रिपोर्ट रिटर्न कम्युनिकेशन में जो आपको नजर आती है कि फॉल्स या मिसलीडिंग है, या आपको नजर आती है कि रेकलेसली मीन तेजी में, मीन होशियारी दिखाते हुए, मीन केयरफुली जो है वो प्रिपेयर नहीं की गई, या उसके अंदर कोई चीजें ओमिट हैं, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या मिसलीडिंग है, तो आपको ऐसी रिपोर्ट्स रिटर्न या कम्युनिकेशन के साथ इंफॉर्मेशन पास करने में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सो ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए, नॉट बीइंग इन्वॉल्व इन रॉन्ग रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? Not to compromise their professional or business judgment because of bias या conflict of interest। मीन अपनी मन मर्जी नहीं होनी चाहिए, पर्सनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, अनबायस्ड फेयर होना चाहिए आपको, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपना कोई बेनिफिट भी नहीं होना चाहिए, और द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, और किसी के प्रेशर में भी काम नहीं करना चाहिए। अपना बेनिफिट कैसे हो सकता है? सपोज जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो उसके आप शेयर होल्डर भी हो, तो बीइंग अ शेयर होल्डर आप तो देखोगे बेस्ट प्रॉफिट, जबकि ऑडिटर ने देखना होता है ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। क्यों? शेयर होल्डर तो आप तो चाहोगे अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। कंपनी ने अगर कोई एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए, इनकम ओवरसेट किए हैं, तो आप कहोगे ठीक है, क्यों, मुझे इससे डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। तो क्या आ गया? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इससे आपका ऑडिट वर्क क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। किसी के प्रेशर में भी काम नहीं करना। सपोज क्लाइंट ने आपको कह दिया अगर तूने कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन दी तुझे डैश 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 कर देंगे, तो आप तो फिर अगेंस्ट ओपिनियन नहीं दोगे। बेशक अगेंस्ट बनती भी है तो आप फेवर में दोगे, तो इससे भी क्या हो गया? आपका वर्क इन्फ्लुएंस हो गया। तो अगर इस तरह का कोई प्रेशर है तो हमें ऑडिट एंगेजमेंट कंटिन्यू ही नहीं करनी चाहिए। क्या कर देना चाहिए? रिजाइन कर देना चाहिए सिंपल। सब्जेक्टिविटी क्या कह रहा है कि आपका वर्क जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, आइदर ड्यू टू बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर अनड्यू प्रेशर ऑफ अदर्स। A CA shall not perform professional activity or service if a circumstances or relationship biases or unduly influences accountant's professional judgment for that services। मीन अगर कोई प्रेशर है या अपना कोई पर्सनल आपका इशू आ गया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, तो आपको ऐसी सर्विसेज परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर क्या कहता है? टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट द लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट क्लाइंट एम्प्लॉयर्स रिसीव कंपिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज। तो आपको क्या करना है? मेंटेन करना है प्रोफेशनल नॉलेज। सिर्फ अटेन होना ही नहीं चाहिए, मेंटेन भी करना चाहिए। मेंटेन का मतलब क्या है कि अगर स्टैंडर्ड के अंदर कोई नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं तो उनका आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। उसका नॉलेज लेने के लिए आपको अपनी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। लाइक लीजीज पे आजकल है एक स्टैंडर्ड IFRS 16, पास में इसके ऊपर जो है वो स्टैंडर्ड होता था IAS 17। IAS 17 में लीजीज की 2 टाइप और थी, लाइक फाइनेंस लीज थी, ऑपरेटिंग लीज थी, जबकि IFRS 16 कहता है कि नहीं, लीज 2 तरह की है, शॉर्ट टर्म लीज है या लॉन्ग टर्म लीज है। और IFRS 16 में लीजी से कुछ नई चीजें भी आई हैं जो IAS 17 में नहीं थी, तो ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली देख सको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है। अगर नॉलेज को आपने अपग्रेड नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, तो फिर भी आपका वर्क जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। क्यों? आप कंपिटेंट नहीं हो काम करने के लिए।
इसलिए नॉलेज सिर्फ अटेन नहीं क्या करना है, मेंटेन भी करना है, ताकि क्लाइंट को जो है वो कंपिटेंट सर्विसेज दी जा सके। To act diligently in accordance with the applicable technical and professional standard. Diligently का मतलब क्या है, केयर के साथ आपने काम करना है। Diligence compensates the responsibility to act in accordance with the requirement of an assignment carefully, thoroughly and on a timely basis. Diligence होगी तो आप क्या करोगे, काम को प्रॉपर मैनर में ऑन टाइम करने के काबिल होगे। Professional competence may be divided into two separate phases. Professional competence दो तरह की हो सकती है। Attaining of professional competence, attaining क्या है कि सपोज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो अटेन कर लिया मैंने। मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल कंपिटेंस, मेंटेनिंग का मतलब क्या है कि अपने नॉलेज को अपग्रेड भी करना है। कैसे अपग्रेड करना है, थ्रू सीपीडी। सीपीडी स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि नॉलेज को अपग्रेड करना। कैसे अपग्रेड करना, अल्टीमेटली डिफरेंट कोचिंग क्लासेस लेके, ट्रेनिंग लेके, डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करके, जो नॉर्मली ऑडिट फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जितना भी स्टाफ है उसके नॉलेज को आपने रिफ्रेश करना है, अपग्रेड करना है। तो कैसे आपने मेंटेन करना है अपनी प्रोफेशनल कंपिटेंस को, थ्रू सीपीडी, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। साथ क्या करना है, मेंटेन और प्रोफेशनल कंपिटेंस रिक्वायर्स अ कंटिन्यूइंग अवेयरनेस एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट टेक्निकल प्रोफेशनल बिजनेस डेवलपमेंट। A CA shall take reasonable steps to ensure that those working under CA's authority in a professional capacity have appropriate training and profession mean firm के representative की responsibility है कि आपके अंडर जितना भी स्टाफ काम कर रहा है आपने इंश्योर करना है कि उनकी कंपिटेंस जो है वो अप टू डेट है या नहीं है। सो क्या है प्रोफेशनल कंपिटेंस, मेंटेन करना प्रोफेशनल कंपिटेंस को, डिलीजेंटली एक्ट करना। प्रोफेशनल कंपिटेंस दो तरह की होती है, अटेनमेंट और मेंटेनेंस थ्रू सीपीडी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहता है, रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन बोलते हैं बाज आने को, मीन अवॉइड करना है क्या, डिस्क्लोजिंग आउटसाइड द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप विदाउट प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी। मीन जब तक कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी आपको ना कहे आपने क्लाइंट के बिजनेस सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कहीं पे डिस्क्लोज नहीं करनी। स्पेसिफिक अथॉरिटीज क्या हो सकती है अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यूजिंग दैट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल एडवांटेज, में ना किसी और पार्टी के लिए डिस्क्लोज करना है ना अपने किसी पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज करना है। पर्सनल एडवांटेज क्या हो सकता है कि सपोज ड्यूरिंग ऑडिट हमें पता चला कि कंपनी के रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे तो उससे कंपनी की शेयर प्राइस बड़ी हाई हो जाएगी, तो हमने अपने भाई को कहा चल भी जाके कंपनी के शेयर बाय कर ले। ठीक है कि हमने क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमें ड्यूरिंग ऑडिट मिली थी उसको हम अपने पर्सनल यूज़ में, पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अवॉइड करना ही चाहिए। क्यों, हमें इंडिपेंडेंट होना ही नहीं, नज़र भी आना है, और हर वो ऐसी हरकत जिससे हमारी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होती है उसे हमने अवॉइड करना है। तो इसलिए भाई के पास अगर शेयर आ गए तो अल्टीमेटली शायद वो शेयर हमने पैसे दे के बाय करवाया भाई के थ्रू, तो इस तरह की शायद हम भी शेयर होल्डर हो गए तो हम क्या कहेंगे, कंपनी के अगेंस्ट कभी भी ओपिनियन नहीं देंगे, क्यों, कंपनी डूबेगी तो मेरी शेयर की अमाउंट भी डूब जाएगी। इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी में हमने क्या करना है, रेफ्रेन फ्रॉम डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी फॉर देयर बेनिफिट या यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर योर ओन बेनिफिट। आल्सो मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन सोशल एनवायरनमेंट, में सोशल गैदरिंग में भी क्लाइंट के बिजनेस सीक्रेट आपने जो है वो नहीं डिस्कस करने, दूसरों के साथ नहीं आपने बतानी बातें। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड बाय अ पॉजिटिव क्लाइंट और एम्प्लॉय, हमने मेंटेन करना है कॉन्फिडेंशियलिटी को। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन विद इन द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, अपनी फर्म के अंदर भी अपने स्टाफ के साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं डिस्कस करनी। क्यों, हो सकता है हमारा फर्म के स्टाफ दो कंपैक्टर कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और कंपैक्टर कंपनी के डिसीजन बड़े सीक्रेट्स होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और अगर हमने दूसरी टीम जो कंपैक्टर का ऑडिट कर रही थी उसको इन्फॉर्मेशन दे दी तो अल्टीमेटली बात उस क्लाइंट तक पहुंच सकती है, जिससे हमारे इस क्लाइंट का नुकसान हो सकता है। किसकी वजह से, हमारी वजह से। तो हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी।
इसके अलावा क्या कहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी में टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट स्टाफ अंडर सीए कंट्रोल एंड पर्सन टू होम एडवाइस एंड असिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड रिस्पेक्ट ऑफ द सीए ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मीन फर्म के रिप्रेजेंटेटिव ने भी इंश्योर करना है कि स्टाफ के थ्रू ऐसी बातें क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट्स हैं, कहीं पे डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। क्या कहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी रेफ्रेन फ्रॉम डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी फॉर देयर बेनिफिट या यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर योर ऑन बेनिफिट्स। तो अवॉइड करना है ये चीजें। सोशल एनवायरनमेंट में भी कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है, मेंटेन करना है कॉन्फिडेंशियलिटी को। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है कि हमने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के ऊपर डिसक्रेडिट आता हो। तो क्या करना है, हमने कंप्लाई करना है रेलेवेंट लॉज रेगुलेशन, अवॉइड करना है कोई भी ऐसा एक्शन जिससे डिसक्रेडिट आता हो किसके ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर। नॉट मेकिंग एग्जैजरेटेड क्लेम्स रिलेटिंग टू देयर सर्विसेज। एग्जैजरेटेड का मतलब क्या है, अनक्लियर, मीन टू मच हाई या टू मच लो क्लेम्स हमने नहीं करनी, ऐसी बातें नहीं करनी जो हमारे से रिलेटेड नहीं है। मीन हम गारंटी देते हैं कि आपका टैक्स सेव करेंगे, नहीं, ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं, हम कभी भी गारंटी दे ही नहीं सकते, ना देते। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है, नॉट मेकिंग डिस्पैरिंग रिमार्क्स इन रिलेशन टू द सर्विसेज ऑफ अदर। डिस्पैरिंग बोलते हैं फजूल रिमार्क्स को, दूसरे प्रोफेशनल के अगेंस्ट हमें फजूल रिमार्क्स नहीं देने। ये नहीं कहना फलां फर्म जो है अच्छा काम नहीं करती, हम अच्छा काम करते हैं। वो फलां फर्म भी हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो अल्टीमेटली आपने ये गाली किसको दी, अपने प्रोफेशन को, इनफैक्ट अपने आप को। क्या कहता है, प्रोफेशनल बिहेवियर के अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशन स्टैंडर्ड वर्क करना है, not perform any action that provide discredit to the profession, avoid exaggerated claim against services, and not making disparaging mean fazul remarks against services of other professionals. ये पांचों प्रिंसिपल्स को रिलेटेड हमें कोई दो तीन लाइनें लिखनी आनी चाहिए। ऑन वर्ड्स में लिखा जा सकता है, यहां से रटा लगाना जरूरी नहीं है। इंटेग्रिटी, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. कॉन्फिडेंशियलिटी की हमने बात की कि हमें क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करनी। क्यों? क्लाइंट का हमारे ऊपर एक ट्रस्ट है जिसको हमने मेंटेन रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच करेंगे तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली क्लाइंट का हमारे ऊपर एक ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट खत्म होने से हमें वो रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दिया करेगा, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोवाइड नहीं किया करेगा, तो हमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिला करेंगे, हम ओपिनियन देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए हमें क्लाइंट के ट्रस्ट को अपने प्रोफेशन के ऊपर मेंटेन रखना है, कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है। इनफैक्ट देखा जाए ना तो क्लाइंट के साथ हमारे दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक क्लाइंट के साथ हमारा होता है रिटन कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट के साथ हमारे दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक क्या होता है, रिटन या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और वो रिटन या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हमारा लेटर ऑफ एंगेजमेंट, जिसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ टर्म्स क्लाइंट के साथ एग्री की हैं, हमने भी उसके अकॉर्डिंगली चलना है, क्लाइंट ने भी उसके अकॉर्डिंगली चलना है। कोई एक पार्टी भी उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलेगी तो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है। एक क्लाइंट के साथ हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि एक्सप्रेस नहीं है, रिटन नहीं है, और वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अगर क्लाइंट हमें रिकॉर्ड तक एक्सेस दे रहा है, बिजनेस सीक्रेट्स बता रहा है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसकी ब्रीच को अवॉइड करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं, इस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली भी चलना है और कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच को अवॉइड करना है। मीन क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमने कहीं पे डिस्क्लोज नहीं करनी। लेकिन वो कहता है कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे हम कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच कर सकते हैं, मीन क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। कहां पे कर सकते हैं, अगर हमें क्लाइंट परमिशन दे दे कि खैर है यार तू डिस्क्लोज कर ले, कोई मसला नहीं है, तो फिर हम कर सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन कोशिश करनी है क्लाइंट से जो परमिशन हमने लिया ये रिटर्न लेनी है। क्यों? ऑरल में कल को क्लाइंट मुकर सकता है, नहीं जी मैंने तो कहा नहीं था।
तो कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शंस हम पढ़ रहे हैं, मीन कहाँ पे हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं, कि इन सर्कमस्टांसेस में कर सकते हैं। क्यों? इनमें से जो ज्यादातर एग्जामिनर ने टेस्ट किया है बार बार, वो यही कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शन ही उसने टेस्ट किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शन बताएं या नहीं बताएं, किन सर्कमस्टांसेस में, किन सिचुएशन में कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच अलाउड है। तो जहां पे क्लाइंट परमिशन दे दे वहां पे हम कर सकते हैं, या जहां पे लॉ रिक्वायर करे या कोर्ट रिक्वायर करे, लॉ रिक्वायर करे या कोर्ट रिक्वायर करे तो हम कर सकते हैं। लॉ क्या रिक्वायर करे? सपोज मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक लॉ है, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन, जो क्या कहता है कि अगर ड्यूरिंग ऑडिट आपको पता चला, आपका ऑडिट क्लाइंट जिसका आप ऑडिट कर रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो आपने किसी लोकल लीगल बॉडी को रिपोर्ट करना है। सपोज आपने नैप को रिपोर्ट करना है, FIA को रिपोर्ट करना है, या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट करना है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है, अगर आप नहीं रिपोर्ट करोगे तो आपके अगेंस्ट भी मनी लॉन्ड्रिंग वाले एक्शन आ सकते हैं, आपको मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व भी पाया जा सकता है। अब यहाँ पे क्लाइंट को इन्फॉर्म किए बिना हमने क्या करना है? बॉडी को रिपोर्ट करना है। क्लाइंट की परमिशन लिए बिना बॉडी को रिपोर्ट करना है, तो लॉ रिक्वायर कर रहा है तो हमें भी ब्रीच करनी है। कोर्ट रिक्वायर कर रहा है, कोर्ट रिक्वायर कर रहा है लाइक हमारा क्लाइंट जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसका कोई कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया एज ए ऑडिटर, आप आके बताओ क्या ये वाकई ही बात ऐसे है। और अगर कोर्ट हमसे एज ए विटनेस कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट की रिक्वायर कर रहा है तो हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। हमें कोर्ट को कोई भी इंफॉर्मेशन उसने पूछी है वो ट्रू एंड फेयर हमें बताना पड़ेगी। क्यों? इससे कोर्ट को अपना केस डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। ये जो कोर्ट ऑर्डर है कि कोर्ट ने हमें कहा कि आप आके इंफॉर्मेशन दें, इस कोर्ट ऑर्डर के लिए एक टर्म यूज की जाती है सब पॉइना। सब पॉइना, सब पॉइना क्या है? कोर्ट ऑर्डर, क्या आप कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर करें। तो कब कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच कर सकते हैं? जब क्लाइंट परमिशन दे दे, जब लॉ रिक्वायर कर रहा है लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन, या जब कोर्ट ऑर्डर कर रहा है टू रिजॉल्व कोर्ट केस एज ए विटनेस, हमसे रिपोर्ट मांगी गई है। जब कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की हम जो है वो ब्रीच कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब प्रोफेशनल राइट और ड्यूटी हो डिस्क्लोज करना, मीन प्रोफेशनल नेचर की कोई ड्यूटी है डिस्क्लोज करना। प्रोफेशनल नेचर की ड्यूटी क्या हो सकती है कि ICAP ने कहा यार आप ये जो काम कर रहे हो जरा मुझे दिखाओ तो सही कैसा कर रहे हो। तो हम क्या आपको कहेंगे नहीं जी ये तो हमारे बिजनेस के क्लाइंट की बड़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हम आपको क्यों दिखाएं? नहीं, तो ICAP अगर कोई भी ऑर्डर कर रहा है, नहीं भाई मुझे दिखाओ आप क्या काम कर रहे हो, वाकई अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मीन ICAP ने आपके वर्क की क्वालिटी इंश्योर करनी है। ये जो क्वालिटी इंश्योर करनी है इसके लिए एक रिव्यू होता है जिसे नाम दिया जाता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। अगर ICAP ने आपके वर्क की क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना है तो वहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच हो रही है, अल्टीमेटली आपके क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ICAP तक जा रही है, लेकिन ये प्रोफेशनल राइट एंड ड्यूटी है तो इसमें ब्रीच हो सकती है। प्रोफेशनल राइट एंड ड्यूटी क्या हो सकती है कि अगर SECP ने जो है वो कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड या कोई इंफॉर्मेशन मांगी है तो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगी। SECP ने क्या हो सकती है? सपोज हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, ड्यूरिंग ऑडिट हमें पता चला कि कंपनी ने एक कार जो है वो परचेज करने के लिए पेमेंट की है, लेकिन वो कार डायरेक्टर के नाम पर है। इन कार लीड डायरेक्टर ने यूज डायरेक्टर कर रहा है, लेकिन पेमेंट कहां से गई है? कंपनी के खाते से। तो फ्रॉड आई, क्या ख्याल है? हमने ऑडिट रिपोर्ट इसके ऊपर क्वालिफाई कर दी, क्वालिफाई मीन अगेंस्ट दे दी। क्यों? ये कार कंपनी का एसेट नहीं है लेकिन पेमेंट लिखी हुई है। SECP को पता चला, उसने कहा नहीं अगर एक डायरेक्टर ने किया तो शायद अदर डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं। SECP ने कहा भाई आप हमें बताएं आपने बाकी कारों को कैसे वेरीफाई किया, उसकी हमें इंफॉर्मेशन दें। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी की डिस्क्लोज हो रहा है लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? SECP ICAP कोई भी इन्वेस्टिगेशन करता है तो वहां पे हमारा प्रोफेशनल राइट एंड ड्यूटी है, हम डिस्क्लोज करेंगे। इसके अलावा हमारा प्रोफेशनल राइट एंड ड्यूटी क्या है? टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड और एथिक्स, कि हम जो है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये अगर चेक करना है, एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसके लिए भी कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच हो सकती है। लाइक हम ऑडिटर क्या करते हैं, अगर ICAP हमारे वर्क की क्वालिटी नहीं भी इंश्योर कर रहा
तो हम क्या करते हैं, अपना क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाते हैं अपनी फर्म के ही किसी और ऑफिस से कि यार ये देखना मेरे वर्क में कोई चीज़ लैक तो नहीं कर रही, मैं वाकई स्टैंडर्ड एथिक्स कोड्स के अकॉर्डिंगली काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली अगर हम उन्हें दे रहे हैं, उनका हम कर रहे हैं, तो इसमें भी कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच हो सकती है और ये प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी है, डिस्क्लोज किया जा सकता है। जब कहते हैं टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग में अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच करना पड़ी तो आप कर सकते हो। लाइक क्लाइंट जो है वो आपकी फी नहीं दे रहा, क्यों नहीं फी दे रहा, जैसे वो चाहता था आपने वैसी ओपिनियन नहीं दी। क्लाइंट चाहता था कि नहीं भाई इस चीज़ को छोड़ दो, क्लाइंट ने कहा यार ये बड़ी जो है 1000 रुपए की डायरेक्टर ने ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ परफॉर्म की है और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो प्लीज़ इस चीज़ को छोड़ दो। लेकिन हमें IAS 1 इवन एक IAS 24 भी है, वो ये कहते हैं कि डायरेक्टर ट्रांजैक्शन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर डायरेक्टर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर नहीं है। हमने क्लाइंट को कहा यार आप डिस्क्लोज कर दो, कहते यार बड़ी छोटी सी अमाउंट हम नहीं करेंगे, तो हमने सपोज कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन दे दी। डायरेक्टर अब हमारी फी दबा के बैठ गए, नहीं अलाउ कर रहे, हम कोर्ट में चले गए, क्यों, फी रिकवर करना हमारा लीगल राइट है। तो इस लीगल प्रोसीडिंग में अगर हमारा कोई प्रोफेशनल राइट की खातिर हम डिस्क्लोज कर रहे हैं तो वहां पे अलाउड है। सो प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी में कब कर सकते हैं, अगर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बाय ICAP है, अगर एनी इन्वेस्टिगेशन बाय SCCP है, या कंप्लायंस विद ISAs या एथिक्स कोड की सूरत में रिव्यू है, या फिर लीगल प्रोसीडिंग में अपना राइट लेने के लिए हम कर सकते हैं। सो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। क्या बातें थी कि हमें डिस्क्लोज नहीं करनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी फॉर देयर बेनिफिट, not using confidential information for own benefits, maintaining a confidentiality throughout the audit even in social environment। लेकिन exceptions क्या है, disclose कर सकते हैं if client permission is obtained by the auditor, if it is required by law or court, if to disclose in professional right or duty like quality control review by ICAP, any investigation inquiry by SCCP to compliance with ISAs या codes of ethics, या to protect professional interest of chartered accountants in legal proceedings। तो ये हमें रटा लगाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पेपर में लिखना पड़ सकता है, सिनेरियो के साथ रिलेट करके भी लिखना पड़ सकता है। एक छोटी सी बात और, वो कहता है जब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करने जा रहे हो तो आपने क्या करना है, कोई 3 फैक्टर्स भी कंसीडर करने हैं। क्या फैक्टर कंसीडर करने हैं कि जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करने जा रहे हो आपने देखना है कि वो सब्सटेंशिएटेड है या नहीं है। सब्सटेंशिएटेड का मतलब क्या है, वेरीफाइबल है या नहीं है। सब्सटेंशिएटेड का मतलब क्या है, वो इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल है या नहीं है। क्यों, अगर वेरीफाइबल नहीं है तो सब्सटेंशिएटेड नहीं है, तो उस सूरत में आपने डिस्क्लोज नहीं करना। मीन वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है जो वाकई ही वेरीफाइबल है। क्यों, अगर वेरीफाइबल नहीं है तो आपने डिस्क्लोज नहीं करना। Whether the interest of any party including third parties could be harmed, कि उससे किसी पार्टी को हार्म तो नहीं पहुंचने वाला, मीन किसी का कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, तो ये भी आपने देखना है। साथ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू बी मेड एंड टू होम इट इज एड्रेस, मीन आप कैसे कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, रिटर्न करने जा रहे हो, ऑरल करने जा रहे हो, और किसको करने जा रहे हो। ऑब्वियसली करनी है तो किसी अथॉरिटेटिव पर्सन को करनी है, किसी बॉडी को करनी है तो अथॉरिटेटिव पर्सन को, कंपनी के अंदर भी करनी है तो अथॉरिटेटिव पर्सन को, और कोशिश करनी है रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए ताकि एज एविडेंस भी आपके पास चीज़ रहे। सो 3 फैक्टर कंसीडर करने हमें कॉन्फिडेंशियलिटी की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते वक्त, वेदर द इंफॉर्मेशन इज सब्सटेंशिएटेड, वेरीफाइबल, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग अ हार्म टू अदर पार्टीज, और साथ तीसरा कम्युनिकेशन टू बी मेड टू होम एंड इट इज एड्रेस्ड। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीन कैसे करने जा रहे हैं और किसको हम करने जा रहे हैं। सो क्या पढ़ा, यहाँ तक हमने 5 कोड्स ऑफ एथिक्स जो है वो हमने कवर कर लिए। कोई 3-3 लाइनों में हमें हर कोड्स ऑफ एथिक्स को जो है वो डिस्क्राइब करना आना चाहिए। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। कॉन्फिडेंशियल की एक्सेप्शंस हमने पढ़ ली, क्लाइंट परमिशन दे दे, कोर्ट रिक्वायर करे, लॉ रिक्वायर करे।
या प्रोफेशनल ड्यूटी या डिस्क्लोज करना कैसे, 4 पॉइंट है आगे। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बाय आईकैप, एनी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन बाय SECP टू कंप्लाई विद ISA's कोड्स ऑफ एथिक्स, और लास्टली टू प्रोटेक्ट। सो कॉन्फिडेंशियलिटी की एक्सेप्शंस क्या है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है अगर क्लाइंट परमिशन दे दे, कोर्ट रिक्वायर करे, लॉ रिक्वायर करे, या ऑडिटर की प्रोफेशनल राइट एंड ड्यूटी है टू डिस्क्लोज। और प्रोफेशनल में आगे हमारे पास 4 पॉइंट हैं। फॉर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बाय आईकैप, एनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बाय SECP टू चेक कंप्लायंस विद ISA's या कोड्स ऑफ एथिक्स, और लास्टली क्या था? टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द ऑडिटर इन एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। और 3 फैक्टर्स हमें कंसीडर करने हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की ब्रीच करते वक्त, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते वक्त, कि इंफॉर्मेशन सब्सटेंशिएटेड है या नहीं, डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन एक्ट इज नॉट हार्मफुल फॉर एनी अदर पार्टी, और लास्टली हमें देखना है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू होम इट इज एड्रेस्ड। बाकी इस चैप्टर के अंदर क्या है, एक टॉपिक और है थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस, जो फुली हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। होपफुली नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स में हमारा चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस में चले जाएंगे। कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, कोशिश करें चीज़ें साथ साथ लर्न करते जाना है। स्पेशली ये चैप्टर 10 to 15 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।